नहीं नहीं जना नहीं, तुम गड़बड़ बोला है। गड़बड़ बोला है, ऐसा नहीं बोलो, समझ गया। आज है सोर्सेस ऑफ हजार्ड्स। कहने का मतलब है खतरा का स्रोत क्या है, खतरा कहां से आता है। मैं बीच में हूं, मैं हजार्ड हूं। आगे है इन्वायरमेंटल हजार्ड। इन्वायरमेंटल हजार्ड का मतलब ये हो गया डस्ट, धूल, गर्दा वो भी आता है, और काम करने वाला जगह 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड आता है। 6 दिशा में क्या क्या खतरा होता है। नॉर्थ को ऊपर ही बोला जाता है नक्शा के मुताबिक, ड्राइंग के मुताबिक। नीचे में है आदमी, है पीपुल, आदमी का हजार्ड है। तो आदमी का हजार्ड क्या क्या है, तो आदमी किसी मटेरियल को लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, तीन ही चीज करता है। या तो उठाता है, या खींचता है, या धकेलता है। उसमें ये एक्टिविटी है, ये क्रियाकलाप है आदमी का। जब वो काम नहीं करेगा तब तो कोई काम होगा ही नहीं। तो उसमें फिजिकल हजार्ड आ जाता है। फिजिकल हजार्ड में फिजिकल इंजुरी में आ जाता है, हाथ पांव, हाथ में चोट लगना फिजिकल में आ जाता है, जो पूरा शरीर में कहीं भी नुकसान हो सकता है। ये आदमी का खतरा है। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल में, आ जाता है 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड। खतरों की 6 दिशा देखना, जहां काम कर रहा है वहां जगह आने जाने वाला ठीक है कि नहीं है, लाइफलाइन बंधा हुआ है कि नहीं है, सेफ्टी बेल्ट लगाने का जुगाड़ है कि नहीं है, प्लेटफॉर्म ओपनिंग तो नहीं है। तो ये सब हो जाता है 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड। हमारे ऊपर कुछ मटेरियल तो गिरने वाला नहीं है, मटेरियल नीचे में तो आदमी पर गिरने वाला नहीं है। तो ये सब देखा जाता है। फिर लेफ्ट में हो गया मटेरियल। कौन मटेरियल यूज करते हैं, स्टील मटेरियल यूज करते हैं, कि वुडन मटेरियल यूज करते हैं, कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल यूज करते हैं, कि केमिकल मटेरियल यूज करते हैं। उसका हजार्ड हो जाता है। आप लोग जैसे स्टील मटेरियल यूज करते हैं तो मटेरियल का भी खतरा आ जाता है। मटेरियल का खतरा ये हो गया स्टील मटेरियल में, जैसे कटिंग करेगा, बाइंडिंग करेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिकल खतरा भी जुट गया, जो शॉक लगने का खतरा हो जाता है। उससे बचाने के लिए बड़ी अर्थिंग 2 लगा हुआ रहना चाहिए, केबल कटा फटा नहीं रहना चाहिए, उसका कनेक्शन ELCV RCCC से कनेक्ट होना चाहिए, इमरजेंसी स्विच बटन काम करना चाहिए, काम करने वाला आदमी कंप्लीट रहना चाहिए, ट्रेन रहना चाहिए। अब मशीन का फिजिकल कंडीशन भी कंप्लीट रहना चाहिए। वो मशीन ठीक रहेगा, आदमी ठीक रहेगा, इलेक्ट्रिकल ठीक रहेगा, तो गड़बड़ी होगा, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगा। उसको बोला जाता है शून्य एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ, जैसे अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे भी यही कोशिश करता हूं नहीं होना चाहिए। इसमें सबका कोशिश रहेगा तब होगा। ये हो गया मटेरियल का खतरा हो गया। उसके बाद हो गया फिर राइट साइड में इक्विपमेंट का खतरा हो गया। इक्विपमेंट क्या क्या यूज करते हैं, मोबाइल इक्विपमेंट करते हैं, कहने का मतलब चलने फिरने वाला गाड़ी है, एक्सकैवेटर है, रोलर है, वाइब्रेटर मशीन है, हाइवा है, TM है, वो सब यूज करते हैं। उसका खतरा अलग हो गया इक्विपमेंट का। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उसमें भी शॉक लगने का खतरा है। अगर मोबाइल इक्विपमेंट है तो आदमी को ऊपर चढ़ने का खतरा है, आदमी को दबाने का खतरा है, गाड़ी को पलटने का खतरा है। तो ये सब हो जाता है। तो हो गया 4। क्या सब हुआ, सबसे पहले बताया आदमी का खतरा, उसके बाद बताया इन्वायरमेंटल हजार्ड, बताया 6 डायरेक्शन हजार्ड, काम करने वाला जगह का खतरा, उसके बाद बताया मटेरियल का खतरा, उसके बाद बताया लास्ट में इक्विपमेंट का खतरा। उसको खतरा के हिसाब से फिर डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड कर दिया गया है तो मैकेनिकल हजार्ड अलग हो गया, मैकेनिकल हजार्ड में मशीन सब हो गया, इलेक्ट्रिकल हजार्ड में हो गया इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट है वो हो गया, बायोलॉजिकल हजार्ड हो गया। जैसे बायोलॉजिकल हजार्ड बोला जाता है बैक्टीरिया, वायरस, कहीं भी पानी जमा हुआ है उसमें कीड़ा कृमि सब फैल सकता है।
इन्वायरमेंटल हजार्ड फिर हो गया, उसमें डस्ट धूल धुआं इधर उधर जो आ रहा है, वो जैसे पानी छिड़काव करता हूं डस्ट उड़ने से बचने के लिए। लेकिन हजार्ड से बचेगा कौन? इतना जो मैं बताया किसके लिए बताया? हाँ, तो बचना है आप लोगों को, उसको सही तरीका से काम करना है। आज का टॉपिक है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। खतरा को पहचानने का तरीका क्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है जो खतरा क्या है। खतरा हजार्ड किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर को नुकसान करे, ऐसा काम करने से जिससे हमारा शरीर नुकसान हो जाए, वही हजार्ड और खतरा हो गया। हजार्ड इज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, लाइक इलेक्ट्रिकल कैन कॉज शॉक लगना, फायर से आग जलने का खतरा हो गया, डस्ट हो गया, हजार्ड हो गया। आदमी हाइट में करेगा, सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनेगा तो गिरने का खतरा हो गया, वो भी हजार्ड हो गया। हाइट में कम करेगा, हैंडलिंग नहीं लगाएगा तो भी गिरने का खतरा है कि नहीं है, वो भी हजार्ड हो गया। आदमी ऊपर में काम करेगा, ऊपर करने में क्या होगा, लूज मटेरियल छोड़ देगा तो लूज मटेरियल आदमी पर गिर जाएगा, वो भी इसमें भी आदमी नुकसान हो जाएगा। जिससे आदमी का नुकसान हो, हजार्ड खतरा हो। अब ये खतरा कहाँ से आता है? किसी भी काम को करने के लिए जीएसए के आधार पर जो उस काम को 4 स्टेपों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आदमी की जरूरत होती है। आदमी का काम है किसी मटेरियल को पकड़ने में, खींचने में, उठाने में फिसल कर गिर जा सकता है। तो कर गिर जाएगा तो ये आदमी का खतरा हो गया। तो आदमी सही तरीका से सेफ्टी बेल्ट लगाएगा, हैंडलिंग सही तरीका से लगाएगा तो आदमी का खतरा हो। उसको खींचना करना है तो मटेरियल का हजार्ड हो जाता है। क्या करेगा? मटेरियल सही तरीका से 10% होगा तो वो काम करेगा। इसके अलावा हो गया पीपीई आइटम करेगा तो मटेरियल का खतरा भी दूर हो गया। तीसरा में इक्विपमेंट का खतरा। अब काम जो आदमी करेगा तो कोई इक्विपमेंट से करेगा। कौन इक्विपमेंट है? पावर टूल्स हो गया, बार बेंडिंग मशीन, कटिंग मशीन हो गया, प्लाई कटिंग मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, तो उसका खतरा हो गया। खतरा से फिजिकल इंजुरी हो जाता है, आई इंजुरी हो जाता है, बर्न इंजुरी हो जाता है और इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा होता है। तो जो भी पावर टूल चलाएगा 10% होना चाहिए, जिसको चलाने आता है वही चलाएगा, सबसे पहली बात है। दूसरा बात वो है पीपीई का इस्तेमाल सही तरीका से करेगा। तीसरा बात वो हो गया इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए उसका कनेक्शन ईएलसीबी आरसीसीबी से के थ्रू होना जरूरी है। बार बेंडिंग मशीन है, डबल बॉडी अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल खतरा भी दूर हो जाएगा। लास्ट में आ जाता है इन्वायरमेंटल हजार्ड में आ जाता है काम करने वाला जगह कैसा है, शोरगुल आता है, वाइब्रेशन आता है, अधिक आवाज आता है, डस्ट आता है, और इसके बाद आ जाता है 6 डायरेक्शन और हजार्ड। आदमी जो काम करेगा, जहां काम करेगा वो 6 दिशा का खतरा आ जाता है, तो 6 दिशा जगह का खतरा हो जाता है। अगर आदमी 0 लेवल पर काम करेगा, ऐसे में काम करेगा, ये हो गया 0 लेवल। तो स्लिप ट्रिप फॉल ऑफ पर्सन, आदमी को फिसल कर गिरने का खतरा रहेगा, तो उससे बचने के लिए क्या करेगा? हाउस कीपिंग कर देगा तो वो खतरा दूर हो गया। अगर माइनस लेवल होगा, गड्ढा में गिरने का खतरा होगा, तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाएगा? बैरिकेशन कर देगा और आने जाने वाला रास्ता से सीढ़ी से जाएगा, तो वो भी खतरा माइनस लेवल भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हो जाता है प्लस लेवल, वर्किंग एट हाइट का खतरा हो गया। वर्किंग एट हाइट का खतरा से क्या होगा? आदमी को गिरने का खतरा होगा। गिरने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो पीपीई सुरक्षा उपकरण का उपयोग करेगा, पहला बात। दूसरा बात उस वहां पर प्लेटफॉर्म सही रखेगा, सेफ्टी बेल्ट लगाने का सही रिजिड स्ट्रक्चर में लगाएगा जहां से टूट फूट ना हो। हैंडलिंग टॉप रेल मिड रेल लगा देगा, क्या होगा? आदमी को गिरने से बच जाएगा। उसका सीढ़ी सही तरीका से दे देगा, सीढ़ी को बांध देगा, तो आदमी को गिरने से बचने के लिए वो भी खतरा दूर हो गया। अब हो गया हाइट में और एक खतरा आता है आदमी के ऊपर मटेरियल गिरने का खतरा। ऊपर में क्या करेगा? लूज मटेरियल नहीं रखेगा। ये खतरा फिर 6-7 भागों में बांटा गया है। मैकेनिकल खतरा, जो अभी मैकेनिकल इक्विपमेंट चलाएगा उसमें क्या है? टूल्स औजार सही रहना चाहिए, उसका गार्ड लगा हुआ रहना चाहिए, चाहे गार्ड इसमें ग्राइंडिंग मशीन हो या प्लाई कटिंग मशीन हो, गार्ड लगा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिकल खतरा। इलेक्ट्रिकल खतरा में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल में वायरिंग का खतरा होता है, वायरिंग कटा फटा नहीं रहना चाहिए, और वो ईएलसीबी से कनेक्ट रहना चाहिए, और पीपीई आइटम मस्ट होना चाहिए। उसके बाद होता है इन्वायरमेंटल खतरा होता है। 6 दिशा देखेगा, 6 दिशा में आगे पीछे, ऊपर नीचे, दायां बायां, कोई हमको भी नुकसान ना हो। ऊपर में आदमी काम करेगा तो नीचे में नहीं करेगा, उसका मतलब 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड का यही होता है, तो सब तरह हमको भी नुकसान ना हो, हमारे जो ग्रुप है उसको भी नुकसान ना हो। उसके बाद आता है एर्गोनॉमिकल हजार्ड एक आता है, जो आ जाता है ये वर्क इन्वायरमेंट, आदमी का काम करता है, आदमी जगह
इस सब का अध्ययन किया जाता है। जैसे आदमी लैपटॉप चलाता है, अधिक देर काम करेगा, क्या होगा? हाथ दर्द करने लगता है। जो आदमी चेयर पर बैठ करके ज्यादा देर काम करेगा तो क्या होगा? उसका कमर में दर्द हो जाएगा। ये हो गया इर्गोनॉमिकल हजार्ड हो जाते हैं। जय सुरक्षा। आज का टॉपिक है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ हजार्ड कंट्रोल। खतरा को नियंत्रित करने का, अपने बस में करने का क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहला है सुटेबल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, सही सुरक्षा संगठन का होना जरूरी है। दूसरा हो गया आग बुझाने वाला उपकरण के साथ ट्रेनिंग देना जरूरी है। फायर डिपार्टमेंट विथ मैन इक्विपमेंट्स ट्रेनिंग एंड ड्रिलिंग। तीसरा हो गया फॉलो प्लांट सेफ्टी रूल्स, एनटीपीसी प्लांट के सुरक्षा नियमों का पालन करना है। चौथा हो गया एसओपी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, सुरक्षित संचालन प्रक्रिया के मुताबिक काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्क परमिट, काम करने की अनुमति लेना जरूरी है। सेफ्टी इंडक्शन, टीबीटी ट्रेनिंग, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, इमरजेंसी प्लान और मॉक ड्रिल ट्रेनिंग। एसओपी के मुताबिक सेफ्टी इंडक्शन, सुरक्षा प्रवेशन, टूल बॉक्स टॉक के मुताबिक विशिष्ट सुरक्षा प्रशिक्षण, आपातकालीन योजना और मॉक ड्रिल ट्रेनिंग देना है। प्रोवाइड सेफ मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट, सही मशीन टूल्स उपकरण का उपलब्ध कराना जरूरी है। लोटो सिस्टम प्रोवाइडेड फॉर हजार्डस एक्टिविटी लाइक इलेक्ट्रिकल, लॉग और टैग आउट सिस्टम जैसे यहां मेन इलेक्ट्रिकल पैनल में लगाया जाता है। ऑल चेकलिस्ट फॉलो लाइक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स, मोबाइल इक्विपमेंट्स, एक्सकैवेशन एंड वर्किंग एट हाइट। सभी तरह के काम के मुताबिक चेकलिस्ट का उपयोग करना जरूरी है। प्रोविजन फॉर सुपरविजन, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, ऑडिट फॉर जॉब इन हजार्डस एक्टिविटी, खतरनाक काम करने के लिए सुपरवाइजर फोरमैन के देखरेख में काम करना, उसके लिए समय समय पर चेक करना तथा ऊपर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, ऑडिट करना आदि जरूरी है। लास्ट में हो गया मैनेजमेंट मीटिंग, मोटिवेशनल प्रोग्राम लाइक मास मीटिंग, सेफ्टी कंपटीशन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। सभी नियमों को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट मीटिंग, मास मीटिंग तथा सेफ्टी कंपटीशन, सुरक्षा प्रतियोगिता के साथ प्राइज देना जरूरी है। तब जाकर के सही तरीका से काम होगा। थैंक यू। काम में बहुत तरह का गड़बड़ी होता है, बहुत तरह का खतरा रहता है, बहुत तरह का हजार्ड रहता है। हजार्ड को खतरा बोला जाता है। उसको दूर करने का बहुत उपाय होता है। उसको दूर करने का 5 उपाय होता है। 5 तरह से खतरा को कंट्रोल किया जाता है, खतरा को बस में किया जाता है। उसको हिराकी ऑफ कंट्रोल मेथड बोला जाता है। तो 5 में क्या क्या आता है? उसमें सबसे पहले आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है हटा देना, खतरे से समाप्त कर देना। एलिमिनेट द हजार्ड, खतरा को एकदम हटा देना है, फुल्ली ऑटोमेटिक 100%। वो 100% इफेक्टिव बोला जाता है। 100% है, आदमी को नुकसान नहीं होगा, उसका गारंटी है। जैसे लॉग आउट टैग आउट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में गड़बड़ी होने पर उसका मेन पैनल से ही पावर स्विच ऑफ कर देगा। तो स्विच ऑफ कर देगा तो इलेक्ट्रिकल खतरा लगेगा, कितना भी काम करेगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में खतरा कुछ करंटे नहीं है, करंटे को हटा देना है। जैसे और दूसरा एग्जांपल है, इस रास्ता में पानी था, गड्ढा था, उसको क्या किया, रोड को ही क्लोज कर दिया। न उस रोड से आदमी जाएगा, न खतरा होगा, न नुकसान होगा।
जिस इक्विपमेंट में गड़बड़ी है तो उसको जड़े से इक्विपमेंट को बदल देना। ग्राइंडिंग मशीन में गड़बड़ी है, चलिए ग्राइंडिंग मशीन को हटाइए, दूसरा ग्राइंडिंग मशीन नया ले आइए, तो वो हो गया 100%, उसमें नुकसान नहीं है। उसके बाद दूसरा आ जाता है सब्स्टिट्यूशन, बदले में ठीक करना। आज हम नहीं आए, हमारे बदले में दूसरा सेफ्टी आकर के यहां टीबीटी करा देगा। एक इक्विपमेंट में गड़बड़ी है, जहां पर वो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी वाला सामान को बाजार से आएगा और उसको बदल देगा। वो हो गया। और रिड्यूसिंग द हजार्ड बोला जाता है, खतरा को घटाना है। हाइट में आदमी काम कर रहा है तो गिर सकता है, तो गिर से बचाने के लिए उसमें क्या करेगा, उसको सेफ्टी नेट जो है यहां से वहां तक बांध देगा। हजार्ड को, खतरा को कम करना है। हम यहां जा रहे हैं, काम करने वाला जगह में प्लेटफॉर्म ओपनिंग है, क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। ये हो गया, दूसरा उपाय हो गया। ये हो जाता है 75% सही है। 12 आना 1 रुपया में 12 आना वो सही हो गया। उसके बाद हो जाता है, तीसरा में आ जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। उसमें 2 टाइप से होता है सही। अब कंट्रोल कैसे होगा इंजीनियरिंग कंट्रोल में, या तो जहां खतरा है, खतरा के पास वेरिफिकेशन कर देगा, वहां आदमी नहीं जाएगा। खतरा से आदमी को दूर कर देगा। तो दूर कैसे होगा, या तो गड्ढा में गिरने का खतरा है, वेरिफिकेशन कर देगा तो हो गया, दूर हो गया कि नहीं होगा, या नहीं तो आदमी को ही वहां से हटा दिया जाएगा। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल में ये आ जाता है, जो किसी तरह का गड़बड़ी है, जहां भी प्लेटफॉर्म ओपनिंग है तो वो लगा दीजिए, वेरिफिकेशन ओपनिंग है तो वो लगा दीजिए, सीढ़ी नहीं लगा है तो वो लगाइए, ठीक कीजिए। तो ये हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ जाता है। ये हो जाता है 50%। और चौथा में आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। कहने का हम डिसिप्लिन के द्वारा काम करेंगे, सेफ वर्क प्रोसीड्योर के द्वारा काम करेंगे, परमिट टू वर्क के द्वारा काम करेंगे और काम करने का सही तरीका अपनाएंगे। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एक और आ जाता है, काम करते हुए मोबाइल फोन में बात नहीं करना है। एक एग्जाम्पल है, महाभारत जो हुआ था, महाभारत कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में हुआ था। तो महाभारत के काल में क्या हो गया था, अर्जुन और द्रोणाचार्य का युद्ध हो रहा था। तो युद्ध जो हो रहा था, सबके पास सब था, एकदम बलवान से बलवान था, सब तरह का उसके पास इक्विपमेंट था, तीर चलाने का जो भी है, बाण शस्त्र बाण जो भी चलाया जाता है। तो किसी को तो हारना है। तो हारने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किए, युधिष्ठिर को समझा दिए, जो आप ऐसा बोल दीजिए, अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। तो क्या हुआ, वो जो सुन गया द्रोणाचार्य, जो शोक का संदेश सुन गया, सुनने के बाद अपना पूरा जो था अपना इक्विपमेंट सुरक्षा का, वो वहीं पर छोड़ दिया, जिसके कारण वो मारे गए। तो मोबाइल का यूज जो होता है, उसमें एक मेंटली कारण क्या हो जाता है, कहीं भी हम लोग बात करते हैं उसमें 2 ही चीज आएगा, या तो सुख आएगा, हंसी वाला बात आएगा, कोई लवर से बात करेगा तो खुश हो जाएंगे, या दुख होगा, लभौरे के पास अगर गड़बड़ी रहेगा तो दुख सुन क्या होगा, उसको अटैक कर जाएगा, जो जैसे ये बात करता है कभी कभी, तो क्या होगा, वो शोक हो जाएगा। या परिवार से बात करेगा, परिवार बोल देगा हमको ये बहुत बड़ा तकलीफ है, ये हमारा प्रॉब्लम है, क्या होगा, वो दुखी हो जाएगा। तो सुख और दुख में दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और आदमी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। खतरा को कंट्रोल करने का सबसे लास्ट 5वां तरीका यह है कि पीपीईज निजी सुरक्षा उपकरण को सही तरीका से पहनकर काम करना है।
आज का टॉपिक है एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्लान, सुरक्षा निवारण योजना। सुरक्षा निवारण योजना जो है वो क्या है, थोड़ा हटा के रहिए। हाँ, क्या है? तो हम लोगों को एक्सीडेंट दुर्घटना होने से पहले एक ऐसा योजना तैयार करेंगे, एक ऐसा नियम बनाएंगे जिसके द्वारा काम में होने वाले, काम के वक्त होने वाले जो भी खतरा होगा उस खतरा को जड़ से ही समाप्त करके हटा देंगे। तो जहां काम करेंगे वहां खतरा को हटा देंगे तो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। उसी को एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्लान बोला जाता है और सुरक्षा निवारण योजना बोला जाता है। इसमें इस काम को पूरा करने के लिए बोल तो दिए जो हाँ कर देंगे, बोल तो दिए, आदमी तो मुंह से बोल देता है ये काम अभी मैं कर दूंगा, लेकिन पूरा होता है नहीं होता है। इसी के आधार पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बाबा, किसी का बाबा, वो बोला छोटा नाती को, नाती तो आजकल में होता है थोड़ा अधिक बुद्धिमान होता है, जब तक बच्चा रहता है वो बच्चा रहता है, लेकिन बोलता तो है बच्चा से बहुत बड़ा बड़ा बात बोलता है। तो उसको कुछ कुछ काम बता देता था जो ये काम कर दो। तो वो क्या हुआ, तो एक मेहमान आ रहा था, मेहमान को देखा नो बच्चा, तो बोल दिया बाबा को जो आप ऐसा काम कीजिए, वो जो मेहमान आ रहे हैं उसके लिए आप जो भी सामान मंगाना है, पानी चाय, वो आप मंगवा लीजिए, उस समय हमको मत बोलिएगा, हमको बोलिएगा तो मैं नहीं लाऊंगा, उससे पहले मैं ही बता दे रहा हूं। तो ऐसा जब बोल दिया तो वो बोला, बाबा बोला वो नाती को, तो तुमको जो बोलता हूं वो तुमसे नहीं होता है, तो तुमसे क्या होगा बताओ। तो वो बोला मैं चाहूंगा अभी यहाँ पूरा जिप्सम एरिया में 7 महला मकान बना दूंगा। तो बोला बनाओ, बना दो। तो मैं चाहवे नहीं कर रहा हूं। तो सेफ्टी जो है चाह करने से हो जाएगा नहीं होगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या क्या करेंगे, तो क्या क्या करेंगे तो उसमें प्रोग्राम में बताया जाता है जो सुटेबल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, सुटेबल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कंपनी में का जो सिस्टम है वो सही रहना चाहिए। उसके सही रहने में सेफ्टी पॉलिसी बताया जाता है जिसको HSE पॉलिसी बोला जाता है, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। आदमी का स्वास्थ्य सही रहना है, उसका सेफ्टी देखना है, और उसमें आने वाले इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, धूल धुआं इधर उधर जो भी खतरा होगा उसको निदान करना है। उसमें बताया जाता है जिस आदमी को मैं ला रहा हूं वो उसको मैं सुरक्षित तरीका से काम करा करके मैं घर भेजूंगा। वो हो गया सेफ्टी पॉलिसी हो गया। उसमें आ जाता है अब सेफ्टी डिपार्टमेंट में आदमी रहना चाहिए। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट में आदमी, जैसे मैं आदमी हूं तो आदमी का रहना जरूरी है। उसके बाद है उसका सेफ्टी इक्विपमेंट का होना जरूरी है। हम रहेंगे और साथ में अगर सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा का उपकरण नहीं रहेगा तो काम होगा, वो भी रहना जरूरी है। इसके बाद उसमें बताया जाता है जो भी टूल्स औजार आदमी यूज करेगा वो सही रहना चाहिए। वो कंपनी के कर्मचारियों को वो सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। अगर टूल्स औजार नहीं देगा सुरक्षित तो काम होगा नहीं होगा, तो वो जरूरी है। उसके बाद उसमें और बताया जाता है जो आदमी को काम करते वक्त देख रेख करने के लिए कंपनी के आदमी द्वारा उसको सुपरवाइजर, इंजीनियर, फोरमैन का देखरेख करने के लिए जरूरी है। वो भी रहेगा तो गलती करेगा तो क्या होगा, वो बताएगा इस तरीका से काम करना है। उसके बाद उसमें यह भी बताया जाता है जो भी सुरक्षा देने वाला कर्मचारी है, जैसे मैं हूं, समय समय पर
उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना जरूरी है। जैसे हम लोग ट्रेनिंग बराबर देता हूं कि नहीं देता हूं, लेकिन आदमी क्या करता है, इस कान से सुनता है और इधर से निकाल लेता है। तो इसमें इन्वॉल्व होना है, प्रत्येक आदमी का अपना अपना दायित्व बनता है। मैं जिस काम में काम कर रहा हूं वो सुरक्षित तरीका से करूंगा, और उसमें यह भी बताया जाता है जो भी कंपनी का सेफ्टी रूल है उसको फॉलो करना है, फैक्ट्री एक्ट का जो भी रूल है वो फॉलो करना है, एनटीपीसी का रूल है तो वो फॉलो करना है, और सेफ्टी के मुताबिक सेफ्टी का और जो इक्विपमेंट आता है, जैसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आता है, आग बुझाने वाला उपकरण, वो सब भी चाहिए। और लास्ट में बताया जाता है सेफ वर्क प्रोसीड्योर, कार्य करने का सही तरीका अपना कर काम करेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो यही प्लान हो गया एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्लान। एक्सीडेंट होने से पहले हम लोग क्या क्या करेंगे, तो हम जैसे साइड में जा रहे हैं, साइड में जो मटेरियल मिलेगा उसको हटा देंगे रास्ता से। सीढ़ी नहीं होगा तो सीढ़ी लगा देंगे, सीढ़ी को बांध देंगे। सीढ़ी को बांधने के बाद वहां पर प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अब प्लेटफॉर्म बनाने के साथ साथ हैंडलिंग भी लगा देंगे। जितना प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेगा उतना हैंडलिंग आगे बढ़ेगा। तो क्या होगा, सेफ्टी बेल्ट लगाने का भी सिस्टम हो गया, बैठने का भी सिस्टम हो गया प्लेटफॉर्म पर। तो इस तरीका से अगर काम करेंगे, लूज मटेरियल नहीं रखेंगे, तो आदमी जितना देर आगे बढ़ेगा काम करेगा उतना देर वो क्या होगा, सुरक्षित होते हुए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगा, हो जाएगा। तो सुरक्षित तरीका से काम करने के लिए ये सब अपनाया जाता है और इसी तरीका से काम होगा। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा। हेनरिच ने बताया और लिख दिया, दुर्घटना होती नहीं है, दुर्घटना की जाती है। कहना था तो दुर्घटना कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है तो आदमी करता है, कहता है ये भगवान कर दिए, हमारा ऐसा समय था। लेकिन वो क्या बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। दुर्घटना जानबूझकर किया जाता है, आदमी के गलती के कारण होता है। तो दुर्घटना का 4-5 कारण होता है। सबसे पहला कारण हो गया अनसेफ एक्ट, असुरक्षित आदमी, असुरक्षित कार्य। इट इज ए ह्यूमन एरर, आदमी का आदत खराब है। इट इज ब्रेकिंग ऑफ सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन, जो सेफ्टी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है उसका गलती होता है। तो आदमी का गलती हुआ ना, हाइट में जा चढ़ेगा, सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाएगा, आदमी का गड़बड़ी हो गया। काम करने के बाद मोबाइल का उपयोग करेगा, वो हो गया आदमी का गड़बड़ी हो गया। तो इतना हो जाता है आदमी का गड़बड़ी। इसके बाद हो जाता है जिसको काम नहीं करने आता है, हमको जो काम नहीं करने आता है वो काम कर बैठते हैं, जानकारी का अभाव। क्या होगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए भी एक्सीडेंट होता है। और दूसरा हो जाता है अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित जगह, साइड का काम करने वाला जगह असुरक्षित है, ठीक नहीं है। उस ठीक नहीं होने में क्या क्या कारण आता है, सबसे पहला आता है हाउसकीपिंग नहीं किया गया, काम करने वाला जगह पर सीढ़ी नहीं लगाया गया, सीढ़ी लगाया गया तो उसको क्या हुआ, बांधा नहीं गया ठीक से, वर्किंग प्लेटफॉर्म ओपनिंग छोड़ दिया, वर्किंग प्लेटफॉर्म में हैंडलिंग नहीं लगाया, लाइफलाइन नहीं लगाया, ये सब हो गया अनसेफ कंडीशन। पावर टूल्स जो भी यूज कर रहा है उसका केबल पावर केबल इधर उधर छोड़ दिया रास्ता पर, क्या होगा, उससे करंट लगेगा कि नहीं लगेगा, फिसल कर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो वो सब हो जाता है। तो ये अनसेफ कंडीशन में हो गया। और आ जाता है इसके बाद और कुछ कारण है। तो क्या क्या कारण है, तो आदमी ठेका में काम ले लेगा, ये काम मैं 12 घंटा में कर दूंगा, और ठेका में 12 घंटा में काम ले लेगा, उसको चाहेगा मैं जितना मिनिमम समय हो
जितना जल्दी हुआ उसको जल्दीबाजी में करके चला जाऊंगा, तो उसके कारण एक्सीडेंट होता है। इसके बाद हो जाता है लंच से पहले। लंच से पहले ये काम जो मैं कर रहा हूं फटाफट फटाफट मार दूंगा, मार करके निकल जाऊंगा, उसके कारण होता है। और लास्ट में होता है छुट्टी के कारण। छुट्टी जब होने वाला होता है तो भी वहां मन में आ जाता है, दिन भर आराम किया, दिन भर स्लो काम किया, लेकिन किसी को टारगेट मिल जाता है तो टारगेट क्या होता है पूरा करने के लिए छुट्टी के समय में फटाफट मारता है, तो उसमें भी एक्सीडेंट होता है। और लास्ट में ये हो जाता है दिमाग डिस्टर्ब। किसी के घर पर कुछ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम दिमाग में रखता है, तो दिमाग में रखने से दिमाग ऑफ हो जाता है, बुद्धि का क्या होता है हास हो जाता है, सोचन शक्ति समाप्त हो जाता है, नशा कर लेता है, उससे भी सोचन शक्ति समाप्त होता है, उस सब से भी एक्सीडेंट होता है। तो ये सब कारण है एक्सीडेंट का। अब हो जाता है क्या, एक्सीडेंट कितने तरह का होता है। तो एक्सीडेंट हो जाता है सबसे पहले फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। जो देखते हैं किसी को खरोंच लग जाता है हल्का फल्का, तो उसको क्या करते हैं बैंडेज करके उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन वो आदमी ड्यूटी करते रहता है, उसका किसी तरह का एब्सेंट नहीं होता है, वो हो गया। दूसरा होता है LTA, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट। ये हो गया दुर्घटना, हानि समय में दुर्घटना। जब कोई आदमी किसी का इंजरी हो जाता है, कट फट जाता है, चोट लग जाता है, 24 घंटा के अंदर अगर वो ड्यूटी नहीं करता है तो वो लॉस्ट टाइम इंजरी हो गया, LTA हो गया। उसके बाद होता है सीरियस, गंभीर चोट। अगर जो आदमी 24 घंटा तक ड्यूटी नहीं करता है, 24 घंटा के अंदर, जैसे आज छुट्टी हो गया, आज काम हो गया, किसी को इंजरी हो गया, छुट्टी हो गया, कल फिर अगर वो नहीं आएगा क्या हो गया, वो नुकसान अधिक हो गया, गंभीर चोट हो गया, उसके कारण नहीं आया, वो हो गया LTA हो गया, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट। अब आ जाता है तीसरा, आ जाता है चौथा, आ जाता है नॉन रिटर्नेबल। ऐसा एक्सीडेंट, दुर्घटना चोट के कारण ऐसा एक्सीडेंट, जिस गंभीर चोट लगा जिसके कारण आदमी 48 घंटा ड्यूटी नहीं कर पाया, वो उसको चोट के कारण, गंभीर चोट के कारण क्या हुआ, वो ड्यूटी करने में असमर्थ है। 48 घंटा के अंदर ड्यूटी नहीं कर किया तो नॉन रिटर्नेबल हो गया। अब हो गया पांचवा, फिर आता है रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, रिटर्नेबल, क्या बोलता है रिपोर्टेबल, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर जो आदमी इंजरी के कारण, चोट लगने के कारण वो 48 घंटा भी नहीं आता है तो वो हो गया रिपोर्टेबल हो जाता है, उसका बहुत कार्रवाई इधर उधर कर जाता है, और लास्ट में आ जाता है बस समाप्त, लास्ट में आदमी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ आया है सब समाप्त होने के लिए आया है कि वापस जाने के लिए, सब सही काम करने के लिए, घर परिवार है सब उसके लिए आया है। तो एक्सीडेंट से रोकने के लिए क्या क्या किया जाएगा, रोकने के लिए सुरक्षा उपकरण का जो भी यूज होगा वो करेगा, अपना गड़बड़ी पहले दूर करेगा, मोबाइल पर बात नहीं करेगा, काम में जो बताया जाता है तुरंत हैंडलिंग बनाना है वो नहीं बनाता है, वो तुरंत बनाए। जैसे इस आदमी को, सबको, अभिषेक कुमार को उधर 1 मीटर हैंडलिंग छूट गया है, उसको मैं बोला बनाने के लिए, कितना बार बोल देता हूं, नहीं बनाता है। इसके बाद और क्या क्या गड़बड़ी करता है, इस ग्रुप का एक आध दो आदमी और गड़बड़ी कर रहा है। गड़बड़ी का ये सब कारण है, मोबाइल भी कारण है। आज से जिसका मोबाइल पकड़ा जाएगा उसको सीधे मोबाइल ले लिया जाएगा और गेट पास ले लिया जाएगा, उसमें किसी तरह का पैरवी, सोर्स पर भी कुछ नहीं चलेगा। इसके बाद हो गया जहां जो बताया जाता है उसको पूरा करना जरूरी है। सीढ़ी नहीं है तो सीढ़ी लेकर के सीढ़ी लगा देगा, आने जाने वाला रास्ता सबको पता है, और इतना दिन यहां समझाया जाता है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सबको पता है, फिर भी गड़बड़ी करता है। इस गड़बड़ी को कैसे दूर होगा, कौन करेगा, काम करने वाला आदमी करेगा ना। जहां जो है अलर्ट रहना है, अपना गड़बड़ी नहीं करना है, ऐसा करके काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे एक दो करके घर चला जाएगा, लास्ट वही होगा ना। उससे मैं नहीं रहूंगा तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, छुट्टी पर चला जा तो काम चलेगा, इसमें से 2-4 नहीं रहेगा तो भी काम चलेगा।
तो हमें मेरा यही कहना है, जो गड़बड़ी नहीं करना है। अब बार बार समझाया जाए तो आज से उसको माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, मतलब बिल्डिंग टूट रहा है तो लेटरिंग सारा तोड़ दिया उधर सिंप्लेक्स कॉलोनी, गेट भी तोड़ दिया और 2 रूम का मेरा वो कनेक्शन लाइट का भी काट दिया। रात भर लाइट भी नहीं है, हम लोग अंधेरे में सोए हैं सर। अच्छा, हाँ, एक मिनट। अच्छा, ये सब बता रहा है जो वेल्डिंग पूरा भारत में रोड एक्सीडेंट इतना होता है जिसका ठिकाना नहीं। उसमें से 1 घंटा में 18 आदमी मरता है और 47 एक्सीडेंट होता है, और पूरा साल में जाने के बाद गणना किया गया तो उसमें 1.5 लाख आदमी मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण मेरे पास है। आदमी के पास टाइम नहीं है। आदमी के पास टाइम नहीं है। अगर हमको जाना है 40 किलोमीटर तो 1 घंटा लगेगा बाइक से, किसी की भी गाड़ी से 1 घंटा लगेगा, क्योंकि सेफ्टी रूल के मुताबिक 40 किलोमीटर तक जो आदमी गाड़ी चलाएगा वो उसके अंदर में गाड़ी रहेगा, उसके बस में गाड़ी रहेगा। अगर बाइक जो चला रहा है 40 से स्पीड करेगा तो गाड़ी के बस में आदमी चला जाएगा। कहीं टर्निंग आएगा, कभी ब्रेकर आएगा, कभी रेड लाइट सब आएगा, तो वहां कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए 40 के अंदर चलाना जरूरी है। और आदमी कहाँ 40 का अंदर चलाना है, आदमी के पास टाइम नहीं है। अगर हमको 40 मिनट में जहाँ 1 घंटा में पहुंचना है तो मैं 40 किलोमीटर, तो मैं क्या करूंगा, और 5 मिनट लेट करके चलूंगा। आज लेट करके मेकअप कैसे करूंगा, उसको एक्सीलेटर द्वारा मेकअप करेंगे। एक्सीलेटर देंगे तो क्या होगा, गाड़ी भागेगा, जल्दी पहुंच जाएगा, और उसी में मौका लग जाएगा तो बस समाप्त हो जाता है। तो ऐसा समाप्त होना, आदमी को सब मरेगा, जितना जीव जंतु है ना सब मरेगा, लेकिन सबका टाइम होता है। टाइम पर कोई चीज होता है तो ठीक रहता है, और टाइम से कुटाइम जब ये हो गया तो अकाल मृत्यु में आ जाता है। उसका फिर घर परिवार 50 तरह का प्रॉब्लम होता है। जिसके पास पिताजी नहीं है उसको न पता होगा जो पिताजी क्या होता है। जिसके पास माँ नहीं है वो सोचेगा जो माँ क्या होता है। और रोड एक्सीडेंट में क्या होता है, जो भी गाड़ी चलाता है आदमी बोलता है क्या एक्सीडेंट करने वाला, उसके कारण से मेरा एक्सीडेंट हो गया। अपना दोष कभी नहीं, फिर भी मानता नहीं है। अपना आदमी का नेचर है जो अपना सोचता है मैं सबसे बड़ा बलशाली हूं, सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं, सबसे बड़ा तेज हूं। तो जो सब कुछ अपने समझ लेगा तब तो भगवान हो गया ना। तब दूसरा को, जजमान को वैल्यू देगा, वो तो नहीं देता है। तो ये बुद्धि का खेला है। तो बुद्धि उतना बहुत एक्सेस हो जाता है, वो भी खराबी करता है। खराबी करता है कि नहीं, कहावत है ना, जो अधिक बुद्धि हो जाता है तो 3 जगह मकता है। वो तो सबको पता होगा कैसे क्या मकता है बिहारी भाषा में। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, आदमी के पास और क्या हो जाता है, जा रहा है बाइक में जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, पैदल भी जा रहा है, अपना साइड नहीं पकड़ेगा, रॉन्ग साइड पकड़ेगा। उधर रेड लाइट देखते हैं, मेडीपाली में रेड लाइट रहता है, ग्रीन देगा नहीं, हुल्द मार देगा। कोई आएगा कहीं से मार देगा, दौड़ेगा। तो आदमी के पास टाइम नहीं है तो भगवान के पास भी टाइम है। भगवान सोचते हैं जा इसके पास अपना जीने के लिए जब टाइम नहीं है तो हम कितना खाता वही लिखा पढ़ी करेंगे। हाँ, जा रहा है चले जाओ, उसको उठा करके अपना रख देते हैं। तो अपना जिंदगी अपने बचाना है। जहां भी जाना है अपना साइड से जाना है, अपना तरीका से जाना है। टाइम का मेंटेन करेगा
तो दिमाग ऑफ नहीं होगा। अगर कहीं जाना है तो 1 घंटा लगेगा, उसको 1.5 घंटा मान लेना जरूरी है। आधा घंटा अपने पास रखेगा। कहीं क्रॉसिंग आ गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अपना पास टाइम रहेगा, थोड़ा लेट भी होगा तो वो मेकअप कर देगा। यहाँ का एक स्टाफ एक साल पहले कलकत्ता जा रहा था। कलकत्ता जा रहा था तो यहाँ से बंगाल का डायरेक्ट गाड़ी नहीं है, तो यहाँ से नागपुर गया, और नागपुर के बाद 1 घंटा के बाद फिर दूसरा गाड़ी शादी करने जा रहा था। बेचारा को बहुत तकलीफ हुआ। तो शादी करने वाला बात तो और है, कहीं रुकेगा नहीं, ब्रेक मारेगा नहीं, सोचेगा वहीं एक बार पहुंचना है। तैयारी में था, अकेले भाई था, तो यहां से ट्रेन का टिकट कटा लिया। तो वहां कटाया, मैं बोला तो 1 घंटा का अंतर है। नहीं, मैं कितना बार गया हूं, ये आप 10 मिनट पहले ही पहुंचा देता है। हम बोले वो नहीं पहुंचा, उसका तो 2 घंटा भी लेट हो जाता है। तो ऐसा हुआ, ये गाड़ी पर से उतरा नागपुर में, वो 15 मिनट पहले चला गया। तब उधर से फोन किया जो ऐसा ऐसा बात है। तो अपना पास समय रहना जरूरी है। गुड मॉर्निंग भाइयों, आज का टॉपिक है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। दुर्घटना की जांच पड़ताल क्या होता है? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मीन्स फाइंड आउट द रियल फैक्ट्स एंड अवॉइड द फ्यूचर एक्सीडेंट। दुर्घटना की जांच का अर्थ होता है दुर्घटना के कारणों का पता लगाना और आगे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है, और उस दुर्घटना से कैसे बचना है, ये सभी इस रिपोर्ट में बताया जाता है। अब दुर्घटना की जांच और उद्देश्य का क्या कारण होता है? पहला कारण, लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए दुर्घटना के कारणों का पता लगाना ताकि आगे की दुर्घटना को रोका जा सके। सुधारात्मक कार्रवाइयों की पहचान के लिए आदमी का स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गलती को कम करने के लिए कानूनी कारणों से भी दुर्घटना की जानकारी एकत्र करके कंपनी के हाई अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करके भेजा जाता है। अब हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि दुर्घटना की जांच पड़ताल से क्या लाभ होता है। सबसे पहला लाभ, वर्क इन्वायरमेंट में अच्छा हो जाता है। आगे होने वाले घटना भी रुक जाता है। आदमी के जानकारी को बढ़ाता है ताकि दूसरा प्रोजेक्ट में लागू किया जा सके। श्रमिक और स्टाफों के मनोबल को सुधारने का काम भी करता है। प्रोजेक्ट में हो रहे क्षति को, नुकसान को भी रोकता है। अब दुर्घटना की जांच पड़ताल के टीम प्रोजेक्ट के कौन सा मेंबर का योगदान होता है, उसमें कौन कौन से आदमी रहता है? तो सबसे पहला, स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखने वाले सेफ्टी ऑफिसर का होना जरूरी है। काम करने वाले टीम के मुख्य प्रतिनिधि का जरूरी है। उस काम के टेक्निकल सीनियर इंजीनियर का भी रहना जरूरी है। उस काम को करने वाले अनुभवी कर्मचारी का भी होना जरूरी है। दूसरे विभाग के सीनियर मैनेजर, ये सभी उस दुर्घटना की जांच पड़ताल करेंगे। अब आ गया दुर्घटना स्थल पर फिजिकली जांच क्या होती है। जानकारी जुटाना भी कहा जाता है। दुर्घटना वाले क्षेत्र को सुरक्षित बनावें, पहला। दूसरा है, घायल व्यक्ति को सहायता देकर पूछताछ करें। दुर्घटना देखने वाले का बयान लेकर डेट और लोकेशन टाइम लिखना जरूरी है, जो रिपोर्ट में आगे पता चलेगा। टेक्निकल विटनेस, तकनीकी गवाह का भी रहने से पूछताछ भी करना जरूरी है। सभी कानूनी दस्तावेजों को जांच करना भी जरूरी है। अब आ गया हाउ टू आइडेंटिफाई हजार्ड्स, खतरों की पहचान कैसे करेंगे। दुर्घटना की निरीक्षण और निगरानी करके करेंगे। आदमी के बातों को सुनकर करेंगे। सीधे सवाल पूछकर आदमी से फेस टू फेस करेंगे। दुर्घटना वाले स्थानों को
चेक करके भी उससे जानकारी ले सकते हैं। उपयोग में आने वाले उपकरण के खतरों की जांच करके भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब लास्ट में आता है इंफॉर्मेशन इन रिपोर्टिंग एंड WH क्वेश्चन बोला जाता है। कंपनी के हाई अथॉरिटी को दुर्घटना की जानकारी देने के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसको WH क्वेश्चन से भी पूरा हो जाता है, जैसे हु, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई। पहला हो गया हु, घायल व्यक्ति कौन है, उसका नाम, उम्र और डेजिग्नेशन लिखना जरूरी है। दूसरा हो गया व्हाट, क्या हुआ, दुर्घटना और चोट क्या लगा। तीसरा हो गया वेयर, दुर्घटना कहाँ हुआ, जगह का नाम और एरिया का नाम भी लिखना जरूरी है। अब हो गया व्हेन, जब यह दुर्घटना हुआ उस समय आई विटनेस, सामने देखने वाला कौन था। अब हो गया हाउ, किस प्रकार का खतरा, उसको विस्तृत जानकारी लिखना जरूरी है। और व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण जानने के लिए दुर्घटना का विश्लेषण करना है। इस तरह का सवाल पूछने पर दुर्घटना के कारणों का पता चल जाता है। अंत में उस दुर्घटना के लिए बचाव करने के लिए, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अपना सेफ्टी सुझाव देना। आज का टॉपिक है दुर्घटना कैसे घटित होती है, हाउ टू एक्सीडेंट हैपन। दुर्घटना की जानकारी का विश्लेषण 4 तरह से किया जाता है। पहला हो गया डायरेक्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं का प्रत्यक्ष कारण क्या है। अनसेफ एक्ट, अनसेफ प्रैक्टिस एंड अनसेफ एक्शन, असुरक्षित आदमी, असुरक्षित क्रियाएं और असुरक्षित काम। उदाहरण के तौर पर किसी भी मूविंग इक्विपमेंट, मशीन चलाने के समय मशीन में गार्ड नहीं लगा है फिर भी आदमी चला रहा है, जैसे ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन, बेंडिंग मशीन ETC। दूसरा हो गया टूटा फूटा नुकसान वाला मशीन, उपकरण से काम करना। तीसरा हो गया PPEs, निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं करना। चौथा हो गया फर्श पर ऑयल गिरने के कारण एक आदमी फिसलकर गिर गया। ये हो गया डायरेक्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट। दूसरा में आता है अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित जगह। फर्श पर तेल गिर जाना अनसेफ कंडीशन है, असुरक्षित जगह है, लेकिन फर्श पर गिरा हुआ तेल से होकर गुजरना और सुरक्षित कार्य है, वो अनसेफ एक्ट है। दूसरा, किसी मशीन का तुरंत अधिक, बहुत अधिक आवाज के बगल में काम करना। तीसरा हो गया काम करने वाला जगह पर कम प्रकाश, पुअर इल्यूमिनेशन रहना। ये सब अनसेफ कंडीशन और सुरक्षित जगह के में आता है। तीसरा हो जाता है इमीडिएट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना का तुरंत इमीडिएट कारण क्या होता है। उसका पहला कारण होता है किसी भी लिफ्टिंग मटेरियल का लोड एकाएक नीचे गिर जाना, अधिक स्पीड में काम करना या अधिक स्पीड में गाड़ी चलाना, शॉर्टकट अपनाकर काम करना, मशीन उपकरण जो भी इक्विपमेंट्स है उसका मेंटेनेंस देखभाल नहीं करना और मशीन का ऑयल लीकेज हो जाना, सुपरवाइजर के द्वारा काम करने वाले आदमी का देखभाल नहीं करना, निजी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराना। ये सब हो गया इमीडिएट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना का तुरंत इमीडिएट कारण ये सब होता है।
और लास्ट में चौथा आ जाता है रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। दुर्घटनाओं का मूल कारण क्या है? दुर्घटना का मूल कारण यह है कि काम करने के दौरान ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है जिसके कारण दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना के मूल कारण को उसी समय ठीक नहीं करता है तो परिणाम स्वरूप और दूसरा कारण भी उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे काम करने वाला को टारगेट में देने से आदमी का दबाव प्रेशर में बदल जाता है। काम करने का खराब गलत तरीका अपनाने से भी दुर्घटना होती है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने पर यह जानकारी मिलती है कि दुर्घटना एक ही गड़बड़ी के कारण से घटती है। इसलिए दुर्घटना के कारणों का पता लगाकर दुर्घटना से बचाव करने का तरीका अपनाकर उसी समय उस पॉइंट को क्लोज कर दे। उदाहरण के तौर पर यदि फर्श पर तेल गिर गया तो उसी समय सफाई कर दें। यदि मशीन में गार्ड नहीं है तो उसी समय गार्ड को लगा दें। यदि दुर्घटनाओं के कारणों पर कार्रवाई की जाती है तो उस स्थान पर उसी तरह का घटना दोबारा होने से रोका जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।